जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण, आप सभी का करुण's क्लासेस के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने एक एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं एनसीईआरटी प्लस आपका जो स्टैंडर्ड बुक है वो मैं आपको पढ़ाऊं। तो देखिए, क्लास 6 की जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं उसमें जो पंचायत है वो बहुत डेप्थ में नहीं दे रखा है, राइट। और जितना भी दे रखा है एज पर क्लास 6 मैंने वो पढ़ाया है आपको, राइट। अब मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए कुछ जो भी मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पे आपको कुछ डेटा दूं जो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। और उसके लिए बेस्ट मैंने अपनाया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, राइट। और जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो ज़्यादातर यूपीएससी, जैसे कि यूपीएससी आप सभी जानते हैं वो आपके डिफेंस के भी जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट कराता है, प्लस सिविल सर्विसेज के तो कराता ही है। और हमें ये दिखता है जो राज्य लोक सेवा आयोग है, यानी कि जिसे हम स्टेट पीसीएस कहते हैं, वो आपके यूपीएससी को कहीं ना कहीं अब कॉपी कर रहा है, राइट। क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो उसी को हम एक आधार रखेंगे और उसी के आधार पे मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ साझा करूंगा। और एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ यहाँ से, आप सभी जानते हैं कि जितना मुझे पता चला है और जिसके द्वारा पता चला है वो काफ़ी ऑथेंटिक हैं। तो मुझे पता चला है कि उत्तराखंड पीसीएस भी बहुत जल्द आएगा। ऑब्वियसली अभी लोकसभा के हमारे चुनाव होने हैं तो ऑब्वियसली अभी तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, बट इतना श्योर है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो हमारे पास जो एक कैलकुलेशन की है तो लगभग 9 महीने का समय है हमारे पास, राइट। तो उत्तराखंड को मैं लिंक कर करके भी पढ़ाऊंगा, राइट। और बीइंग एन उत्तराखंडी तो मैं ऑब्वियसली उत्तराखंड से वाकिफ हूँ, तो वहाँ पर आप लोगों को मदद मिलेगी जो अदर स्टेट्स के हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पंचायत पार्ट 2 है, और ये पार्ट 2 से मेरा तात्पर्य है जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसका डेटा मैंने आपके समक्ष रखा है, परंतु जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे कि जो CAPF ACS आप सभी जानते हैं यूपीएससी से कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। इज आर सिंगुलर भी करेक्ट हो सकता है, आर प्लूरल भी करेक्ट हो सकता है, इन रिलेशन टू दी पंचायत, ठीक है। अब पंचायत का एक बार हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। आप सभी जानते हैं पंचायत को अपनाने वाला जो पहला राज्य बना था वो राजस्थान बना था। राजस्थान का भी आप सभी जानते हैं, राजस्थान में एक जनपद है नागौर और शहर भी है नागौर। जैसे अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में नैनीताल एक जनपद भी है और नैनीताल एक शहर भी है, वैसा ही राजस्थान का भी है नागौर। और नागौर पहला बना था जिसने 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती तंत्र को अपनाया था, पंचायती तंत्र को अपनाया था, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे तो जो पंचायत है वो 1959 में ही आ गया था, राइट। पर ये बात याद रखिएगा कि जो पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा मिला था वो मिला था 1992, 1992 में इसको एक पंचायती दर्जा मिला, माफ कीजिएगा संवैधानिक दर्जा मिला इसे 1992 में, ये बात आपने याद रखनी है। और ये किससे मिला है? 73rd अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ? 1992। इसके द्वारा क्या है कि हमारी जो पंचायत है उसको एक संवैधानिक दर्जा मिला और जो लागू किया गया है 24 अप्रैल 1993। ये 2 तारीख आपने अच्छी तरह याद रखनी है। संवैधानिक दर्जा कब मिला है? ये 1992 में मिला है 73rd अमेंडमेंट से। और इसे लागू कब किया है, इसे इफेक्ट में कब लाया गया है? 24 अप्रैल 1993। और 24 अप्रैल तो जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको पता ही है, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे 24 सितंबर, माफ कीजिएगा 24 अप्रैल को होता है, तो उससे आप लिंक कर सकते हैं। और वैसे ही अगर हम देखें 24 अप्रैल को ही केशवानंद भारती केस जो था, अगर इससे 20 साल अगर आप घटा देते हैं तो 24 अप्रैल 1973 आता है। तो वहाँ पर आपको पता ही है केशवानंद भारती केस ऐतिहासिक केस है, अभी तक का सबसे बड़ी बेंच का केस है, 13 जजेस थे इसमें, राइट। तो इस तरह से आप 24 अप्रैल याद कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका कुछ बैकग्राउंड हमने देखा है। तो इसमें लिखा है सबसे पहला स्टेटमेंट, और हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली द पार्लियामेंट में इंडाउ पंचायत विथ पावर एंड अथॉरिटी, विथ पावर एंड अथॉरिटी, यानी कि पहला कहा जा रहा है कि केवल जो पंचायत को शक्ति प्रदान की जा सकती है वो केवल पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, इस स्टेटमेंट के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा आर्टिकल 243 जी, जी फॉर गोट, जी फॉर गोट, ठीक है। तो यहां पर जब मैं पढ़ता हूं मेरे अनुच्छेद 243 जो 243 जी है उसमें मुझे दिखता है कि यहां पर लिखा गया है कि जो पंचायत को, ये पंचायत क्या है, अपने लेवल पे सक्षम रहे, अपने स्तर पे काम करे, लोकल गवर्नेंस का काम करे। तो लोकल गवर्नेंस का काम करने के लिए इसको कुछ शक्ति देनी होगी, ठीक है। लोकल गवर्नेंस अपने स्तर पे ये काम करे।
तो इसको कुछ शक्ति प्रदान करनी होगी। तो हमारा जो ऑप्शन दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि केवल इसमें संसद के पास ये शक्ति है, तो इसका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि 243 जी में लिखा है ये है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर से मेरा तात्पर्य है जो राज्य की जो विधानमंडल होती है उसके पास यह शक्ति है कि वो पंचायत को, जो उनके अंदर जो पंचायत बनेंगी, हर राज्य में पंचायत बनेगी, तो राज्य के अंतर्गत जो पंचायतें आएंगी तो राज्य को ये अधिकृत किया गया है कि राज्य शक्तियों का निर्वाह करेगा, यानी कि पंचायत को किस स्तर तक शक्तियां देनी है वो निर्धारण संसद नहीं करेगी, वो राज्य की विधानमंडल करेगी। तो ये कहां लिखा है? 243 जी में। ये बात आपने याद रखनी है। तो उस हिसाब से हमारा ये हो गया गलत, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 243 जी फॉर गुड। दूसरा देखते हैं, अ स्टेट में डिवॉल्व, स्टेट राज्य में डिवॉल्व पावर टू पंचायत। बस इतना ही पढ़ के हमें समझ में आ गया, ये सही है, क्योंकि ये बात कहां लिखी है? 243 जी में, 243 जी में ही ये बात लिखी है। आगे देखते हैं, अ स्टेट में डिवॉल्व पावर टू पंचायत इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल, कि जो पावर दी जा रही है जिससे कि जो पंचायत है अपने स्तर पे अपने क्षेत्र में वो सामाजिक और आर्थिक विकास करे, इस तरह की बातें हमें दिखती है। तो ये भी कहां दिखता है? 243 जी फॉर गुड। तो इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा सेकंड एंड थर्ड आर राइट आंसर। अब देखते हैं सेकंड एंड थर्ड कहां पर है, करेक्ट पूछा है, तो दिस इज द राइट आंसर। अब यहां से एक बात हमने और देखनी है, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन घुमाए गए हैं वो एक ही अनुच्छेद यानी कि एक ही आर्टिकल से घुमाए गए हैं। वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 243। तो इसीलिए आर्टिकल 243 को हमने अच्छी तरह समझना है। 243 जी फॉर गुड, राइट, क्योंकि सारे ही 243 हैं, तो जी फॉर गुड। इस 243 जी को जी से ही ये प्रश्न बना रखा है, राइट, और यूपीएससी ही इसे कंडक्ट कराता है, राइट। तो इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर देना होता है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे दिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू लेजिस्लेट, ओके, पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू पंचायत। अब देखिए, इलेक्शन टू पंचायत लाइज विथ, ठीक है, अब देखते हैं इसमें से क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो कौन कराता है। अब ध्यान से अगर हम देखें, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, जो अनुच्छेद 324 में विराजमान है, ठीक है, यानी कि एक संवैधानिक संस्थान है। क्या? कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या चुनाव ये कराता है? तो उसका उत्तर है नहीं, ये नहीं कराता है। तो कौन कराता है? तो यहाँ पर जब ये 73वां संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा एक संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायतों को, तो उसमें ये नियम रखा गया, और नियम मतलब कुछ आर्टिकल, कुछ अनुच्छेद दिया गया। तो जब आप आर्टिकल 243 के पढ़ते हैं, के से करुण, आप मेरा नाम याद रख सकते हैं, के से करुण, तो यहाँ पर इलेक्शन के संबंध में बात की गई कि जो आपका पंचायत के चुनाव होंगे, जो आपके पंचायत के चुनाव होंगे, ये कराएगा राज्य चुनाव आयोग, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे जो पंचायत के चुनाव होते हैं, या आगे चल के हम जब म्यूनिसिपैलिटी देखेंगे, तो चाहे वो पंचायत के चुनाव हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हैं, वो हमारा एक संस्थान कराता है, जो है राज्य चुनाव आयोग। और याद रखिएगा, राज्य चुनाव आयोग है तो ये सिर्फ लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के ही चुनाव कराएगा। अब राज्य में तो विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, तो विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो अनुच्छेद 324 में है। तो याद रखेंगे, राज्य के जो विधानसभा के चुनाव हैं वो कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो आपके लोकल गवर्नमेंट है, ग्रामीण स्तर पे पंचायत और शहरी स्तर पे जो म्यूनिसिपैलिटी वाले जो चुनाव होते हैं, वो कराएगा कौन? आपका राज्य चुनाव आयोग। तो ये बात अपने अच्छी तरह याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहीं पर एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि 243K इक्वल्स टू 243ZA। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम देखेंगे कि 73वां संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके द्वारा एक पंचायती तंत्र को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, वैसे ही 74वां संशोधन उसी वर्ष 1992 में होता है, और उसमें जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, शहरी जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि दोनों में राज्य चुनाव आयोग की बात की गई है। ऐसा नहीं कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग जो है वो दो बनाए जाएंगे राज्य पे, एक पंचायत के चुनाव कराएगा और एक म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव चुनाव कराएगा, ऐसी बात नहीं है, एक ही चुनाव कराएगा।
ठीक है, मतलब एक ही राज्य चुनाव आयोग होगा, वो कौन होगा? जो 243 के में दर्शाया गया है। और 243 ZA जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 243 के बारे में दर्शाया गया है, राइट? ये बात आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अभी इसमें पूछा है कि द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ पंचायत, तो 243 के में ही हम जब आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इलेक्शन संबंधित जो इलेक्शन कराए जाएंगे, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के हों, चाहे वो पंचायत के हों, तो वहां पर जो भी नियम बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? वो बनाए जाएंगे राज्य, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। यानी कि यहाँ पर लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधानमंडल ही नियम बनाएगी, पर वो नियम विधिबद्ध होने चाहिए, विधिबद्ध यानी कि बाय लॉ, उससे संबंधित वो लॉ बनाएंगे। तो उस लॉ के अनुसार ही कि चुनाव कैसे होंगे, किस स्तर पे होंगे, इस तरह से ये बातें हमें जितने भी नियम है वो राज्य विधानमंडल तय करेगा, ठीक है, ना कि संसद। तो यहाँ पर देखते हैं पहला वाला, नहीं ये तो रॉन्ग हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो चुनाव संबंधित जो नियम है वहां पर हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी राज्य चुनाव आयोग को डाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने याद रखना है चुनाव संबंधित जो नियम है उसकी शक्ति किसको दे रखी है? राज्य विधानमंडल को। तो बी वाला आपका राइट आंसर है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये जितनी भी बातें हैं वो कहाँ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 243 के फॉर करुण, राइट, ये बात आपने याद रखनी। आगे बढ़ते हैं, अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि 243 के में हमने देखा कि जो राज्य विधानमंडल है उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो विधिवद्ध यानी कि कानून बनाएगा, उसके कानून के अनुसार ही ये चुनाव कैसे होंगे, उससे उससे जुड़े हुए जो नियम है वो हमारी राज्य की विधानमंडल तय करेगी। तो वैसे ही उत्तराखंड को मैं लेके जाता हूँ। तो उत्तराखंड में हम देखते हैं कि ऐसा कोई कानून बना हुआ है 243 के आधार पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उत्तराखंड हम सभी जानते हैं 9 नवंबर 2000 को स्थापित होता है, 27वां राज्य बनता है, 27th स्टेट बनता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे लिखा गया है 243 के में राज्य का एक राज्य चुनाव आयोग होगा, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। तो उसी तर्ज पर, क्योंकि संवैधानिक नियम है, राज्यों को मानना पड़ेगा, बाध्यता लाता है, मैंडेटरी एक प्रावधान लाता है। तो वहां पर क्या है कि 30 जुलाई 2001 को हमें देखता है कि 243 के आधार पर हमारा एक राज्य चुनाव आयोग गठित किया जाता है, याद रखिएगा। तो एग्जाम वाइज आपने ये याद रखना है कि जो उत्तराखंड का राज्य चुनाव आयोग है वो कब गठित हुआ है? 30 जुलाई 2001, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधार क्या है? 243 के, क्योंकि एक संवैधानिक नियम है। आगे देखते हैं, अंडर द प्रोविजन ऑफ 243 के और ZA, ये मैंने बताया था ZA 74वां संशोधन जिसके द्वारा म्यूनिसिपैलिटी को एक संवैधानिक दर्जा मिला है, और 243 के ये एक पंचायत की बात करता है जो एक 73वें संशोधन से जिसे संवैधानिक दर्जा है। तो अर्थात 243 के बोले या 243 ZA बोले, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव है चाहे वो पंचायत के चुनाव है, कराने वाला कौन है? एक ही संस्थान है, वो है राज्य चुनाव आयोग। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि ये अपने जो चुनाव कराएगा वो पंचायत के भी कराएगा और अर्बन लोकल बॉडीज के भी कराएगा, ठीक है। और उत्तराखंड में जो भी चुनाव से संबंधित जो भी नियम है और चाहे उसको निर्देशित करने की बात है, वो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसी राज्य चुनाव आयोग की, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, अब वहीं पर देखते हैं जो हमारे उत्तराखंड में जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है उससे संबंधित जो अधिनियम पारित किया गया है वो है आपका पंचायती राज एक्ट 2016, और उसमें संशोधित जो उसका रूप है वो आपका 2019 का भी है। तो यानी कि हमारे दो एक्ट जो है, एक है 2016 वाला उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016, और दूसरा है उत्तराखंड पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ऐसे याद रखेंगे 2016 और 2019 के द्वारा क्या है कि हमारे वहाँ जो नियम होते हैं चुनाव संबंधित, किस तरह से सुपरविजन किया जाएगा, किस तरह से जो भी नियम है वो कौन तय करता है? वो हमारे दो अधिनियम तय करते हैं, 2016 और 2019। और ये अधिनियम क्योंकि कहाँ लिखे हैं? 243 के में, क्योंकि 243 के में साफ लिखा है संविधान के कि जो भी नियम बनाए जाएंगे वो राज्य की विधानमंडल बनाएगी, परंतु एक ऑर्डर के द्वारा नहीं, एक विधि द्वारा। तो विधि इसीलिए हमें सामने एक्ट दिखता है, ठीक है, यानी कि कानून दिखता है। कानून एक उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द इसका विधि है, ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम एक्ट, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे आगे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू, यही जो ये आप एक्ट देख रहे हैं ऊपर, क्योंकि एक्ट के अंदर धाराएं होती हैं, सेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, 59, 96, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो सुप्रिटेंडेंस का काम करेगा, डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा,
ठीक है। इस तरह के जो भी नियम हैं जिसमें आपके प्रधान हो गए, उप प्रधान हो गए, मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत हो गए, ठीक है, प्रमुख होगा, क्षेत्र पंचायत, जो भी मतलब ये एक सदस्य होते हैं हमारे पंचायती तंत्र से जुड़े हुए, उनसे संबंधित नियम बनाता है। तो यहाँ पर थोड़ा एग्जाम वाइज ये याद रखिएगा, धारा 14, धारा 59 और धारा 96 किससे संबंधित है? ये आपके राज्य चुनाव आयोग से। और किस अधिनियम की है ये? यह अधिनियम 2016 या 2019, क्योंकि 2016 की बहुत सारी धाराएं 2019 में भी होंगी, क्योंकि 2019 एक संशोधित वर्जन है, तो इसीलिए जो एक्ट है, ये जो धाराएं हैं, ये आप 2016 और 2019 में भी जोड़ सकते हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब ये अधिनियम क्यों आए हैं? क्योंकि अधिनियम इसलिए आए हैं क्योंकि 243 ने कहीं ना कहीं कहा है, नियमबद्ध किया है कि राज्य में जो राज्य चुनाव आयोग बनेगा, उसी की जिम्मेदारी होगी कि पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव कराए जाएंगे, राइट। इसीलिए ये आपको दिख रहा है, राइट। ये बात अपनी याद रखनी। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। और यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि अभी हमने पंचायत वाली बात देखी थी, वैसे ही जैसे अगर मैं बात करूं पंचायत की, उत्तराखंड की खासकर बात करूं, ठीक है, पंचायत की बात करूं, और पंचायत आपको पता है 73वें संशोधन से, 73rd अमेंडमेंट से, जो कि कब हुआ था? 1992 में। वहां से हमें दिखता है कि पंचायत जो है, इसमें जो एक्ट बनाए गए थे, क्योंकि 243 के हिसाब से जो राज्य चुनाव आयोग है उसी की जिम्मेदारी होगी, पर वो कैसे काम करेगा? वहां पर राज्य चुनाव आयोग अपने मन से काम नहीं करेगा, वो एक विधि के द्वारा काम करेगा। और विधि कौन बनाएगा? राज्य की विधानमंडल बनेगी। इसीलिए हमें दिखता है 2016 का अधिनियम और 2019 का, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, राइट। अब ये तो है पंचायत का। अब यहीं पर हम देखेंगे, अब बात करेंगे म्यूनिसिपैलिटी की। और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में हमने बताया है मैंने आपको कि 74वां संशोधन हुआ है उसी वर्ष, ठीक है, जिस 1992 में इसको एक संवैधानिक दर्जा मिला है। पंचायत आपका ग्रामीण स्तर में काम करता है, म्यूनिसिपैलिटी आपका एक शहरी स्तर में काम करता है, ठीक है। हिंदी में पंचायत विल वर्क अंडर द रूरल स्ट्रक्चर एंड म्यूनिसिपैलिटी विल वर्क अंडर अर्बन कल्चर, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है? उसमें तो हमने देखे एक्ट 2016 और 2019, यानी कि उत्तराखंड राज्य जो 9 नवंबर 2000 को बना, उसके बाद उन्होंने लगभग 16 सालों के बाद बनाया है। परंतु यहाँ पर क्या गया था म्यूनिसिपैलिटी में? हमने यूपी का जो एक्ट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड जो कटा है वो यूपी से कटा है, उत्तर प्रदेश से कटा है। तो उत्तर प्रदेश के नियम हम जो उत्तर प्रदेश ने जो प्रावधान बनाए हैं, उन्हीं को हमने लिया है फॉर दी अर्बन जो स्ट्रक्चर है, अर्बन को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो वो जो एक्ट है वो आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, ये है म्यूनिसिपैलिटी एक्ट ऑफ 1960। अभी भी हमने उत्तराखंड ने इसको ले रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी धारा जो 45 है, सेक्शन 45 ऑफ उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम 1959, ठीक है। यानी कि एक तो हमने पूरा का पूरा जो यूपी का देखिए, इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है, उन्हें कंफ्यूजन ना हो जाए। देखिए, दो एक्ट हमने लिए हैं यूपी के, एक 1916 में आया है, इमेजिन करिए कितना पुराना है, और एक 1959 का है, राइट। एक तो आज़ादी से पहले का है और एक आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद का ही है। तो वहां पर क्या है, जो 1916 का है उसकी धारा 13B का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, फॉर द एक्ट ऑफ 1916। और हमारा जो धारा 45 है, सेक्शन 45 है ऑफ द एक्ट ऑफ 1959, उसका इस्तेमाल हम करते हैं खासकर किसके लिए? जो हमारा 243 ZA जो म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है, जो कहीं ना कहीं 243 के ही बराबर है। जब आप ZA पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वो के की ही बात कर रहा है। और जो के किसकी बात कर रहा है? एक राज्य चुनाव आयोग की बात कर रहा है, राज्य चुनाव आयोग, यस, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। और जिसकी जो भी कार्य करेगा वो एक नियमबद्ध करेगा, विधिबद्ध करेगा। तो हमने पंचायत को तो देख लिया था कि पंचायत के लिए तो 2016 और 2019 में हमने बना रखा है, एकदम फ्रेश। परंतु जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी लेवल का है, वहाँ पर हम अभी भी जो धारा 13B है 1916 वाले अधिनियम की, और धारा 45 है 1959 वाली, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि उत्तराखंड की जब हम डेमोग्राफी पढ़ेंगे, मैं उत्तराखंड की डेमोग्राफी जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्पेशली, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ज़्यादा जो आपको प्रतिशत दिखेगा वो रूरल एरिया का दिखेगा। रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है अर्बन के मुकाबले, शहरी क्षेत्र के। तो विकास हमेशा क्या होता है? विकास जो होता है वो हमेशा रूरल से अर्बन की तरफ होता है। विकास कभी अर्बन से रूरल की तरफ नहीं होता है। इसीलिए रूरल पे हर बारीकियों को समझा गया और रूरल के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया, ठीक है, जो 2016 और 2019 का है, राइट। तो ये बात आपने ध्यान देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब यहाँ पर देखेंगे जो लोकल बॉडीज के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, उत्तराखंड में अर्बन लोकल बॉडीज, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं। तो जब अर्बन लोकल इलेक्शन हुए थे, जब म्यूनिसिपैलिटी वाले चुनाव पहली बार कराए गए थे, वो कब कराए गए थे? 2003 में कराए गए थे। और ये उत्तराखंड में कुल जो जनपदें हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, वो 13 हैं। तो 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में कराए गए थे अर्बन वाले, म्यूनिसिपैलिटी वाले। पर पंचायत वाले जब आप देखेंगे, जब पहली बार कराए गए थे, वो 13 जनपदों में, यानी कि 13 डिस्ट्रिक्ट में नहीं कराए थे, वो सिर्फ 12 ही जनपदों में कराए थे। याद रखिएगा, पहली बार जब अर्बन कराया गया तो 13 के 13 जनपद, उत्तराखंड के पास टोटल जनपद कितने हैं? 13। परंतु जब पंचायत वाली बात आप देखेंगे तो वहां पर एक जनपद को छोड़ा गया है, वो आने वाली स्लाइड में आपको दिखेगा, राइट। बाकी क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया था, फिर जब पूरे के पूरे 13 जनपदों में जब पहली बार 2003 में अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हुए, तो देखिए जो वोट प्रतिशत है कुल जनसंख्या का, जो एडल्ट सफरेज होता है 18 या 18 साल से ज्यादा के लोग, तो देखिए कितना है, 66.67%, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है, राइट। इतना इस दर का एक हमें अंक मिलता है, तो ये अच्छी बात है, राइट। आगे बढ़ते हैं। वहीं पर देखिए, अगर वर्तमान में मैं अर्बन लोकल बॉडीज की बात करूं, तो हमारे उत्तराखंड में 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसे हम नगर निगम कहते हैं, राइट। और 43 नगर पालिकाएं हैं, ठीक है, और 41 नगर पंचायतें हैं, राइट। तो ये नगर पालिका क्या होता है, नगर निगम क्या होता है, और नगर पंचायतें क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी इसके बारे में। फिलहाल इतना याद रखिएगा, खासकर उत्तराखंड वासी, ठीक है। और वहीं पर मैं बात करूं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो पहली बार चुनाव हुए, वो 12 जनपदों में हुए थे। मैंने बताया था वर्ष एक ही है, अर्बन में 13 जनपदों में हुए थे, वर्ष 2003 ही था, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 2003 ही वर्ष है, पर 13 जनपद। और यहाँ पर आप देखिए 2003 में 12 जनपद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार में चुनाव नहीं कराए गए थे, जो कुछ परेशानियां थी, उस पर हम चर्चा आगे करने वाले हैं, डोंट वरी। तो हरिद्वार जो रह गया था, हरिद्वार एक जनपद है, कुल 13 जनपदों में से एक हरिद्वार भी जनपद है, तो वहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव नहीं कराए गए थे, उसको आगे चल के 2005 में कराया है। तो यहाँ से आपने क्या डेटा याद रखना है कि लोकल बॉडीज के चुनाव, लोकल बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड पहली बार कब होते हैं? 2013 में, यहाँ पर 2000, माफ कीजिएगा 2003 में, 2003 में होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूँ 73वें संशोधन की, जिसके हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मिलता है, तो पहली बार 12 जनपदों में चुनाव हुए। और अगर मैं 74वें संशोधन की बात करूं, जो म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है, इसमें तो 13 के 13 जनपदों में चुनाव हुए थे, ठीक है। तो ये बात हमने ध्यान देनी है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और पहली बार चुनाव कब है? 2003 में। और देखिए, ये मैंने उत्तराखंड की जो राज्य चुनाव आयोग है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा निकाला है। तो पूछा जाता है, जैसे अभी वर्तमान में आप देखेंगे, जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो है मिस्टर चंद्रशेखर भट्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, जो पहले थे, ठीक है, वो कौन बने, इस तरह से आपने डेटा तैयार कर लेना है, ठीक है। और जैसे डिप्यूटी सेक्रेटरी कौन है हमारे, मिस्टर बलक बाम, और राम, सॉरी, बलक राम। और डिप्यूटी कमिश्नर कौन है? मिस्टर प्रभात कुमार सिंह। असिस्टेंट कमिश्नर कौन है? मिस्टर राज वर्मा। और देखिए क्या होता है ना, यू जैसे जो उत्तराखंड का अगर हम इतिहास देखें, तो काफ़ी स्पेसिफिक डेटा पूछता है वो। जैसे ये ऊपर का डेटा तो सभी को याद होगा, ठीक है, हर कोई। तो मेरी आप लोगों से एक एक गुजारिश है कि आप लोग कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट ये थोड़ा सा ये नाम आप लोग, खासकर यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी तक आप नाम याद करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर को एक दफ़े आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। और ये बाकी ऊपर के जो ये नाम आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको प्राइवेट सेक्रेटरी तक ये नाम आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है, राइट। आगे पे स्केल दे रखा है, वो हमारे काम का नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि 243 के द्वारा मैंने एक उत्तराखंड को भी जोड़ा, ठीक है। 243 के द्वारा मैंने एक उत्तराखंड को जोड़ा, जहां पर आपने देखा कि पंचायत में 2 अधिनियम बने, 2016 और 2019 में। और हमने म्यूनिसिपैलिटी लेवल में देखा कि वहां पर यूपी का ही हमने अधिनियम को उठा रखा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये पूछा गया सीडीएस एग्जाम में 2020 में। इसमें से हमने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, राइट। माइक चेक कर लेता हूँ, क्योंकि माइक कभी कभी क्या होता है कि बंद हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो देखते हैं, नॉट करेक्ट पता करना है। यहाँ पे लिखा है पंचायत में लिवाई कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल एक्सेट्रा। क्या ये सही है? जब जो मैं ए वाले को देखता हूँ, तो ए वाले को अगर मैं समझने का प्रयास करूँ, तो मैं इसे लिंक कराऊंगा 243 एच से, एच फॉर हैन, ठीक है। तो वहां पर हमें दिखेगा कि पंचायत के पास ये शक्ति है कि वो करों को लगा सकता है, वसूल सकता है।
और कहीं ना कहीं उन करों का पैसा अपने नीतियों के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। ठीक है, तो ये 243H में है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि पंचायतों के पास ये जो शक्ति दी जाती है कि पंचायत इस तरह का काम कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, वसूल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा जो राज्य की विधानमंडल है यानी कि स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो ये शक्ति इनको प्रदान करती है। 243H में साफ लिखा है कौन प्रदान करेगा पंचायतों को, स्टेट लेजिस्लेचर, संसद नहीं लिखा है, बाय लॉ, विधि के द्वारा ही ये काम होगा। आगे देखते हैं, अ पर्सन हु हैज अटेंड द एज, तो ये तो सही है, स्टेटमेंट ए तो सही है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ए तो सही है, तो हमें पर नॉट करेक्ट देखना है। तो बी वाला देखते हैं, अ पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर विल बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत। तो इसमें देखिए बी वाले में हमें थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह उठता है, क्यों 25 साल? 25 साल, देखिए अगर मैं आर्टिकल 173 में जाता हूँ तो 173 में आप देखेंगे जो आपका राज्य का जो विधानमंडल है या राज्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानमंडल का एक भाग होता है, राज्य का विधानसभा जो होती है, वहाँ पर ये बता रखा है कि अगर आप राज्य की विधानसभा में भाग लेना चाहते हैं चुनाव में, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये लिखा है अनुच्छेद 173 में। और वहीं पर मैं अगर एक और अनुच्छेद देखता हूँ, आर्टिकल 243 एफ फॉर फिश, तो वहां पर यही जो 25 वर्ष है जो 173 में जो विधानसभा के लिए बता रखा है, वही हमारा 243F में हमारे पंचायत के लिए बता रखा है 21 वर्ष। यानी कि आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष है तो आप चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो यानी कि हमें पता चल गया किस आधार पर, 243F के आधार पर, कि ये जो है ये यहाँ पर गलत हो गया, इसका आंसर होना चाहिए 21 ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 243F फॉर फिश। ठीक है, तो यानी कि ये आंसर मेरा करेक्ट हम नहीं है, तो मेरा आंसर तो मिल गया। फिर भी आगे देखते हैं, एवरी पंचायत शैल ऑर्डिनरी कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स, बिल्कुल 5 साल के लिए कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ये कहाँ लिखा है? 243E में लिखा है, याद रखिएगा 5 साल तक रहेगी जो पंचायत बनेगी। 243E में लिखा है, ई फॉर एलिफेंट। आगे लिखा है पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन शैल कंटिन्यू रिमाइंडर, मतलब इसमें यह है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके 243E में क्या बता रखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड हम देखते हैं 243E में आपको क्या बता रखा है, वो आपके समक्ष में रख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये है, जैसे कार्यकाल जो है वो बता रखा है 5 वर्ष का। अब इमेजिन करिए, दो कंडीशन हम इसमें लेते हैं। ठीक है, दो कंडीशन ले रहे हैं। पहली कंडीशन में ले रहा हूँ कि जो पहली जो पंचायत है वो किसी कारण वो 4 वर्ष का तो अपना कार्यकाल लिया उसने, 4 वर्ष का कार्यकाल किया, परंतु 4 वर्ष के बाद उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि राज्य विधानमंडल के पास ये शक्ति है, वो पंचायत को भंग कर सकती है अगर कुछ अनैतिक कारण दिखाई देते हैं। तो 4 वर्ष यानी कि रिमाइंडर क्या है? 1 साल। ठीक है, बचा हुआ कार्य कितना है? 1 साल। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी नई जो पंचायत बनेगी वो 5 साल के लिए बनेगी, या जो बचा हुआ कार्यकाल है 1 साल इसके लिए बनेगी? तो इसका आंसर है 1 साल, जो रिमाइंडर है, जो बचा हुआ 1 साल है उसी के लिए बनेगी। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर मानते हैं जो पहली वाली जो पंचायत है उसने 4 साल 7 महीना कार्यकाल किया, अब बचा हुआ कितना है उसका? 5 महीने बचे हैं, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है, तो अब इनके पास 5 महीने बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये 5 महीने जो बचे हैं, क्या इसमें जो चुनाव कराए जाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं, और रिमाइंडर टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि जब 5 महीने बच गए तो चुनाव नहीं कराया जाएगा, क्योंकि 243E में साफ लिखा है कि अगर रिमाइंडर टाइम 6 मंथ से ज्यादा का होगा, 6 मंथ से ज्यादा का होगा रिमाइंडर टाइम, तभी चुनाव होंगे, अन्यथा चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर बचा हुआ टाइम है तो उसमें क्या करेगा, जो राज्य की विधानसभा है वो काम करेगी पंचायत का। पंचायत जो जिसने गलत काम किया उसको तो भंग कर दिया जाएगा। अब बचे हुए जो कार्यकाल है वो 4 या 5 महीने ही बचे हैं, तो वहां पर कौन ये जिम्मेदारी उठा लेगा? राज्य की विधानसभा। फिर वो चुनाव कराएंगे नई के लिए, जो एकदम 5 वर्ष के लिए बैठेगी। तो अर्थात यहाँ से हम क्या सीखे, जो रिमाइंडर वाला टाइम होता है वो हमारा 6 महीने से हमेशा ज्यादा का होगा। अगर 8 महीने बचे हैं तब भी चुनाव कराया जाएगा। तो हमारे संविधान में क्या नियम दिया है 243E में, कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर टाइम यानी कि बचा हुआ टाइम मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम वो हो सकता है वो 6 मंथ से ज्यादा का ही होगा, 6 मंथ से ज्यादा का ही होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत डू नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? CDS एग्जाम 2020 में आया। देखिए
ये क्वेश्चन जो है इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये मैं आपको बैकग्राउंड की तरफ ले जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें समझना है, आप सबसे पहले देखिए जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था और हमारा संविधान बनता है, और संविधान में जब ओरिजिनल संविधान जब लागू होता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, राइट? तो वहाँ पर आप देखोगे कि हमारे 395 अनुच्छेद थे। आर्टिकल्स कितने थे? 395। हमारे 22 भाग थे और हमारे 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियों को इंग्लिश में हम कहते हैं शेड्यूल्स, राइट? जो वर्तमान में ये 460 से ज़्यादा दिखाई देता है, जो बढ़ता जा रहा है। आज वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं और अनुसूचियाँ हमारी 12 हो गई है। तो वो मुद्दा कुछ और है, ये कैसे बढ़ा उसके बारे में हम अलग से एक अलग टॉपिक में बात करेंगे। फिलहाल देखिए मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि जो 8 अनुसूचियाँ हैं, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी और है आज भी, बाकी बात की तो 4 बाद में जुड़ी हैं। तो इसमें अगर मैं अनुसूची शेड्यूल 5 की बात करूँ और अनुसूची 6 की बात करूँ, इसमें क्या है, जब आप देखेंगे कि एक विशेष अधिकार दे रखा है, जो भी अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में जो भी राज्य आएंगे उनको एक विशेष प्रावधान दे रखे हैं। अर्थात जैसे कोई संसद कानून बनाएगी और कोई राज्य अगर अनुच्छेद माफ कीजिएगा अनुसूची 5 में आता है या अनुसूची 6 में आता है, उन पे वो कानून जो हैं वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगेंगे। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है, पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है, आपको पता है पूरे पूरे भारत के लिए लागू होता है, ठीक है? अब इसमें अगर आप देखिए उस समय चलिए जब 370 जीवित था, ठीक है? 370 आप सभी जानते हैं 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया है, परंतु मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ा पीछे आइए। तो पीछे आपको पता है पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती थी तो वहाँ पर 370 ये शक्ति देता था जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है, वो उस कानून को लेना चाहती या नहीं लेना चाहती वो विधानसभा पे निर्भर करता था। इस तरह का एक विशेष दर्जा मिला था जम्मू एंड कश्मीर को। उसी तरह का हमें क्या दिखता है कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में जो नियम है वो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी तो उन्हें लागू करना है नहीं करना है। और अनुसूची 5 में जो भी राज्य डाल दिए जाएंगे, अब संसद कोई कानून बनाएगी तो वो राज्यों पे लागू होगा नहीं होगा, वहां पर जो अनुसूची 5 में जो नियम लिखे हैं, यानी कि जो राज्यपाल है वहां के या जो राष्ट्रपति है उन पे निर्भर करेगा कि वहां पर लगाने हैं नहीं लगाने। अर्थात इन शॉर्ट जो अनुसूची 5 है या अनुसूची 6 है वो कहीं ना कहीं राज्यों को एक विशेष अधिकार देती है जब इन राज्यों को अनुसूची 5 या अनुसूची 6 में जोड़ दिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर फिर अनुसूची 5 और अनुसूची 6 जब दिखते एक से हैं तो इनको अलग अलग क्यों किया गया है? देखिए इसलिए किया गया है, ध्यान से देखिएगा, जो स्केड्यूल 5 है, अनुसूची 5 है, वो बात करती है स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स की। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो जो जातियां होती हैं उनकी बात करता है। स्केड्यूल ट्राइब्स जो होती है ना, जनजातियां होती हैं, उसकी बात करता है। और ये जो इसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत का है। भारत में जहाँ पर स्केड्यूल एरियाज होते हैं, ऐसा ऐसा क्षेत्र जो पिछड़ा है और ऐसे ट्राइब्स जो होते हैं ना वो पिछड़े हैं, तो उनको अनुसूची 5 के दायरे में डाल दिया जाता है और ये पूरे भारत में लागू होता है। इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अपवाद है इसमें। अपवाद में क्या है, आपके खासकर इसमें आपका एक सेकेंड, इसमें आपका असम, मिजोरम, असम, मिजोरम और असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये नहीं है। यानी कि अनुसूची 5 में आप अनुसूची 5 को भारत के किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं जहां पर स्केड्यूल एरिया है या स्केड्यूल ट्राइब्स है, परंतु आप असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में अनुसूची 5 के प्रावधानों को नहीं लगा सकते। अनुसूची 5 में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय नहीं आएगा, तो ये कहाँ आएंगे? ये आएंगे आपके अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में क्या दिखता है हमें? ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा संरक्षण दिखता है अनुसूची 6 में, जो सिर्फ किसके लिए है? आसाम, मिजोरम, माफ कीजिएगा, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के लिए अनुसूची 6 में जो ज्यादा संरक्षण देती है। क्यों? क्योंकि आप आसाम को देखेंगे, मिजोरम को देखेंगे, त्रिपुरा देखेंगे, मेघालय, ये उस समय की बात है क्योंकि संविधान जब बना था 1950 में तो स्थिति ये थी कि आसाम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय, ये ऐसे क्षेत्र थे जो कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक तौर पे ज़्यादा जुड़े हुए थे। और ये कहीं ना कहीं इनका जो रेसिज्म है, जैसे आप देखेंगे इनके जो नैनक्श होते हैं वो तिब्बत से काफ़ी मैच करते हैं। तो इसीलिए भारत की अखंडता को बचाने के लिए कोशिश की गई कि ये 4 राज्यों को
बिल्कुल अलग से प्रावधान दिए जाएंगे। इनको ऐसा महसूस नहीं किया जाएगा कि इन पे कोई भी नियम थोपे जा रहे हैं। तो इनको एक तरह की इनके स्तर पे एक स्वतंत्रता दी जा रही है, ठीक है? तो ये शेड्यूल 6 में, ठीक है? शेड्यूल 6 में हम जो दायरा कवर कर सकते हैं वो केवल ये 4 राज्यों में ही कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, अनुसूची 5 का दायरा पूरे भारत में है और एक्सेप्शन जहाँ है वहाँ नहीं आ सकता, परंतु अनुसूची 6 जो है वो आपके 4 राज्यों में आती है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बात आप समझ गए होंगे और यहाँ से एक बात और याद रहेगा, जो आपका असम है, असम से ही कटा है एक क्षेत्र और जो आगे चल के क्या बना है, नागालैंड। और नागालैंड कब बना है? 1 दिसंबर 1963 में बना है। ये बात आपने याद रखनी है। अब कहने का क्या मतलब है, क्योंकि जब ये अनुसूची जो 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 6 बनी है ना, जिसमें आसाम का भी शब्द आता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें नागालैंड भी आ गया, क्योंकि नागालैंड उस समय अस्तित्व में नहीं था पर आया, ठीक है? तो यानी कि आज नागालैंड भी शेड्यूल 6 में कवर होता है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। अब ये बातें आप समझ पाए होंगे, ठीक है? तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो अब इन बातों को याद रखिएगा। 244, अगर आप भारत के संविधान के भाग 10 में जाते हैं, पार्ट 10 में जाते हैं, तो वहां पर आपको दो अनुच्छेद दिखेंगे, एक अनुच्छेद 244 और दूसरा अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 44 ए। और 244 में आपको दो नियम, दो क्लॉजेस दिखेंगे, क्लॉज 1, क्लॉज 2। 244 में आपको क्लॉज 1, क्लॉज 2 दिखेंगे। क्लॉज 1 वही है बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो शेड्यूल 5 है, अनुसूची 5 है, वो लागू होगा पूरे भारत में, एक्सेप्ट मैंने आपको बताई दिए हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। और जो 244 का क्लॉज 2 है वो बात करता है शेड्यूल 6 जो लागू होगा असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये हमारे प्रावधान 244 जो मैंने आपको बताया था, 244 क्लॉज 1, 244 क्लॉज 2 में। चलिए भैया ये भी समझ में आ गया। अब हुआ क्या था, जब ये पंचायत जो है, जब पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला तो इसमें कहीं ना कहीं 244 जो है सामने आ रहा था, क्योंकि 244 में कोई भी आप नया नियम लाएंगे तो 244 में वो लागू नहीं होगा, डायरेक्ट वे में तो नहीं होगा। इसीलिए जब पंचायत बनाई गई थी, अब पंचायत कब बनी है ध्यान दीजिएगा, उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि नागालैंड कब बन गया है। नागालैंड बन गया आपका 1 दिसंबर 1963 में बना है, राइट? और आपका जो संवैधानिक दर्जा मिलता है पंचायत को, वो कब मिलता है? वाया 73rd अमेंडमेंट, जो कब हुआ है 1992 में। यानी कि जब पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला है तो नागालैंड अस्तित्व में आ चुका है। तो क्या हुआ था कि अब आसाम तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें से कट गए थे मणिपुर, नागालैंड, ये सब चीजें। तो यहाँ पर पंचायत में जब ये बना गया तो पंचायत को जब संवैधानिक दर्जा मिला तो उसमें एक क्लॉज है 243, 243 एम करके क्लॉज है, ठीक है? 243 एम, ओके, 243 एम एक क्लॉज है। वहां पर आपको दिखेगा कि जब पंचायत बना है तो 243 एम में ये लिखा है कि ये लागू नहीं होगा। कहाँ लागू नहीं होगा पंचायत के नियम? नागालैंड, ठीक है? अब आसाम ने अब नागालैंड को ज्यादा तवज्जो दिया, क्योंकि आसाम का भी सबसे सेंसिटिव एरिया नागालैंड, तो नागालैंड में नहीं होगा लागू, त्रिपुरा में लागू नहीं होगा, मिजोरम में लागू नहीं होगा और मेघालय में लागू नहीं होगा, ठीक है? तो ये प्रावधान दिया गया 243 एम में, ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है? तो नागालैंड में नहीं लागू होगा, त्रिपुरा में लागू नहीं होगा, मिजोरम में लागू नहीं होगा, मेघालय में लागू नहीं होगा। अब एक बात और याद रखिएगा, इसकी कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब देखिए, एक जब 1992 में ये पंचायत बना था संवैधानिक दर्जा, तो उसी के बाद, उसी के 4 वर्ष बाद एक पैसा एक्ट पारित किया गया, पैसा एक्ट ऑफ 1996। ये था पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज, यानी कि पंचायत को अब स्केड्यूल एरियाज में भी शामिल किया जाए। तो यहां पर क्या हुआ, त्रिपुरा को तो इसमें कवर कर लिया, त्रिपुरा को इसमें कवर कर लिया, ठीक है? आसाम को भी काफी हद तक कवर कर लिया, परंतु आज भी नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में हमारा पंचायती जो नियम है वो नहीं पहुंचते हैं। कहाँ? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। त्रिपुरा, अब त्रिपुरा में आपको दिखाई देते हैं कि पंचायती नियम हमें दिखते हैं। तो यानी कि वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में हमारे पंचायती नियम नहीं लागू होते हैं, बिकॉज ऑफ 243 एम और बिकॉज ऑफ पैसा एक्ट, ठीक है? 243 एम ने तो 4 राज्यों को साफ कहा था कि हमारा नियम लागू नहीं होगा, पर 4 वर्ष के बाद पैसा एक्ट आया था, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज के तहत त्रिपुरा को कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया, आसाम को भी कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया, और अभी फिलहाल नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती नियम नहीं लागू होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से हम देख लेते हैं, तो डू नॉट अप्लाई पूछा है,
ठीक है, डू नॉट अप्लाई पूछा है। द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द डू नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेघालय मेघालय में लागू नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए मेघालय है, त्रिपुरा, त्रिपुरा से हट गया है, मैंने बताया था, तो त्रिपुरा तो नहीं हो सकता, आसाम भी नहीं है, गोवा भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मेघालय, क्योंकि वर्तमान में कौन कौन सा है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ता है। तो एक बार फिर बैकग्राउंड देख लेते हैं, हमने बैकग्राउंड में क्या क्या देखा है। बैकग्राउंड में हमने सबसे पहले 244 जो पार्ट 10 में है आपका संविधान के भाग 10 में आपके 244 क्लॉज 1 और 244 क्लॉज 2 को हमने देखा। 244 1 क्या बात करता है, स्केड्यूल 5 को, जो स्केड्यूल एरियाज में लगेगा, और 244 क्लॉज 2 में स्केड्यूल 6 की बात करता है, जो आपके कहाँ कहाँ लगेगा, असम में लगेगा, मिजोरम में लगेगा, त्रिपुरा में लगेगा और आपका मेघालय में लगेगा, राइट। हालांकि फिर ये भी बताया मैंने कि आपका नागालैंड कब बना है, 1 दिसंबर 1963 को आपका नागालैंड बना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया कि फिर पैसा एक्ट बना है 1992 में, तो आपका पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया है, और इसी के 4 वर्ष बाद पैसा एक्ट आया था। पैसा एक्ट आया तो उसने क्या था कि त्रिपुरा और आसाम को कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया है, और आसाम से तो जुड़ा हुआ एक अलग अधिनियम भी है 244A है, उसमें हमने चर्चा भी नहीं करी है, कंफ्यूज नहीं होंगे, बस इतना याद रखेंगे वर्तमान में मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, माफ कीजिएगा, त्रिपुरा को तो हटा दिया है, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पंचायत के नियम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा मेघालय जो है वो सही बनता है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम, क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, और ईजी होते हैं, बस एक सिस्टमेटिक वे में आपने पढ़ना होता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेशन टू पंचायत इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है, और सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो कंपोजिशन ऑफ पंचायत की अगर मैं बात करूं तो ये आपका दे रखा है 243C में, 243C में दे रखा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि कंपोजिशन के पीछे यानी कि संरचना, किस तरह से जो हमारे पंचायत में जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उनके चुनाव कैसे होंगे, कितने मेंबर होंगे, ये सारी संरचना कौन तय करता है, लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधानमंडल, माफ कीजिएगा, राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा तय करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो हमने नॉट करेक्ट देखना है, तो उसके हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि हमने तो नॉट करेक्ट देखना है, ये तो करेक्ट है, तो गलत हो गया। पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत, बिल्कुल सही है। जब आप 243 पढ़ेंगे, 243 उसमें सारी परिभाषाएं दे रखी हैं कि पंचायत क्षेत्र क्या होगा, जो 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 पंचायत की क्षेत्र होगा, ठीक है, पंचायती एरिया क्या होगा, जो पंचायत के अंतर्गत आएगा। ग्राम सभा भी आपका 243 में बता रखा है। ग्राम सभा मतलब क्या होगी, जिसमें 18 या 18 साल के जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, पुरुष है, महिला है, वो सब इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो ये है आपकी ग्राम सभा, ठीक है। इलेक्टर रोल, ठीक है, विद इन अ पंचायत, बिल्कुल सही है। हर पंचायत की अपनी ग्राम सभा होगी, ठीक है, ये भी सही है, तो ये गलत हो गया। अब बच्चा डी है, इसका मतलब डी ही जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिखेगा कि वो हमें थोड़ा ऐसा दिखेगा जो थोड़ा सा गलत है, मतलब ये राइट आंसर है, क्योंकि ऊपर के तो हमने चेक कर लिया। तो जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूँ, रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ SC एंड ST हैज नथिंग टू डू विद द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, देखिए अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को जब हम देखते हैं तो रिजर्वेशन ऑफ सीट से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है वो है आपका आर्टिकल 243D। तो यहां पर आप देखोगे इसमें रिजर्वेशन की बात साफ हुई है, यानी कि रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ये एक संवैधानिक नियम है, क्योंकि 243D में बता रखा है डी फॉर डॉग, तो रिजर्वेशन तो देना पड़ेगा। परंतु इसमें ये बता रखा है कि राज्य को ये एक स्वतंत्रता दे रखी है, राज्य की विधानमंडलों को, कि जो आरक्षण है वो जो जनसंख्या का अनुपात है, जनसंख्या का जो रेशियो है, अनुपात है, अनुपात यानी कि पॉपुलेशन का जो रेशियो है, पॉपुलेशन का जो रेशियो है उस हिसाब से देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है ऐसा कुछ, यहाँ पर हम देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड ST हैज नथिंग टू डू विद द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। यहाँ पर इसको नेगेटिव बना दिया, यहाँ पर नेगेटिव, नथिंग टू डू नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शन ही देना है रिजर्वेशन। अब मान लेते हैं जैसे कोई ऐसा गांव है जहां पर कोई भी एक SC नहीं रहता है, वहां सब जनरल रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर SC को आप रिजर्वेशन नहीं देंगे क्योंकि वहां पॉपुलेशन है ही नहीं। या ऐसा कोई गांव है जहां पर एक भी ST नहीं रहता है, तो वहां पर ST को आप आरक्षण नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखें। तो यहाँ से हमें दिखता है ये राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत है, राइट, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना होता है, राइट।
तो यहीं से मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मैं आपके लिए सेशंस लाऊँगा जिसमें कि आपकी जो खासकर उत्तराखंड के लोग हैं और साथ-साथ जो इन जनरल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर जो सीडीएस में क्वेश्चन्स आए हैं, ऐसी सिविल सर्विसेज़ के क्वेश्चन भी लाऊँगा, क्योंकि यूपीएससी को ही टारगेट मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और इसको मैं उत्तराखंड से भी जोड़ूँगा। अगेन आई विल से अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो जो स्क्रॉल हो रहा है नंबर उसपे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट? और बहुत जेन्युइन चार्ज मैंने रखे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि वो चार्ज जो आपके स्क्रॉल हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अपनी एक कॉस्टिंग होती है, बस वही मैं आपसे जो है वो उम्मीद रखता हूँ, ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, राइट? और अगर मेरे चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और जो लोग आर्थिक स्तर पे कमज़ोर हैं और जिनको लगता है कि सिविल सर्विसेज़ की वो तैयारी कर सकते हैं, तो आप मेरा चैनल उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, राइट? तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।